जय हिंद साथियों। एडीओ की क्लास को आगे बढ़ाते हुए इस क्लास में मैं आप लोगों को सूचना का अधिकार के बारे में बताने वाला हूं, जिसे हम अंग्रेजी में आरटीआई कहते हैं। आरटीआई अधिनियम 2005 में शुरू हुआ था। ये जो अधिनियम है इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं कि जो आरटीआई है ये है तो है क्या, और इसे लगाया कहाँ कहाँ जाता है। तो आरटीआई, जिसे हम सूचना का अधिकार कहते हैं, 11 मई 2005 को ये पारित हुआ था। 12 अक्टूबर 2005 को जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में ये जो आरटीआई है ये लागू हो गया, और इसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 19 जो दिया हुआ है, 19 के 1 के अधीन भाषण में अभिव्यक्ति से जोड़ा हुआ है। मतलब किसी को भाषण में बोलने की आज़ादी जो दिया जाता है, उस आज़ादी के तहत ये जो सूचना का अधिकार है इसे जोड़ा गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अनुच्छेद 19 में मत रखने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी जोर दिया गया है। छत्तीसगढ़ सूचना आयोग का गठन छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना दिनांक 1/10/2005 के द्वारा किया गया। प्रथम राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, जो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त थे, उनका नाम है श्री A.K. विजयवर्गीय। अभी वर्तमान में जो सूचना आयुक्त है M.K. राउत जो है वो वर्तमान के सूचना आयुक्त है। तो यहाँ पे जो प्रश्न बनेगा ना, पहले में बनेगा या अंतिम में बनेगा, तो प्रथम सूचना आयुक्त A.K. विजयवर्गीय और अंतिम सूचना आयुक्त, मतलब जो अभी वर्तमान में, अंतिम तो नहीं कहेंगे, इसके बाद और भी बनने वाले हैं। तो वर्तमान में जो सूचना आयुक्त है उनका नाम M.K. राउत है। मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय एवं सेवा शर्तें। अधिनियम की धारा 12 के अनुसार केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त एवं धारा 16, देखो यहाँ पे दो धारा हैं, एक धारा 12 है और एक धारा 16 है। तो जो धारा 12 है वो केंद्र के सूचना आयुक्तों को प्रदर्शित करता है, और जो धारा 16 है वो राज्य के सूचना आयुक्तों को प्रदर्शित करता है, और इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। दोनों का 5 साल का रहेगा, उससे ज़्यादा ये लोग नहीं रह सकते। और उम्र अगर कहता है तो उम्र सिर्फ 65 वर्ष की आयु तक ही रहेगा, 65 वर्ष की आयु से ज़्यादा नहीं रहेगा। मान लो कोई सूचना आयुक्त 63 वर्ष की आयु में बना है, तो वो कितने साल काम कर सकता है भाई? 64-65 2 साल काम कर सकता है सूचना आयुक्त के रूप में। तो यही चीज़ आपको जानना है कि ये 63 की उम्र बना है तो कितने साल काम कर सकता है? 2 वर्ष काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 60 की उम्र बनता है तो पूरा 5 साल अपने पद पर ये रह सकता था। ठीक है, ये तो हो गया है। अब किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है इसे देख लेते हैं। देखो, सूचना के अधिकार में शामिल कृति, दस्तावेज, अभिलेखों का निरीक्षण, दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पणी, उद्धरण या प्रमाणित लेना, सामग्री के प्रमाणित नमूना। चलो मैं इसको आपको एकदम सिंपल और सरल शब्दों में बता देता हूँ। जब भी कहीं पे सूचना आयुक्त मतलब आरटीआई लगाया जाता है ना, तो आरटीआई जब भी लगाया जाता है तो आरटीआई लगाने पर कोई ना कोई दस्तावेज मांगा जाता है कि आप बताइए आपके क्षेत्र में क्या काम हो रहा है, इसके लिए मैं आरटीआई लगा रहा हूँ, और जो भी नियम कानून शर्तें हैं उन सभी शर्तों का पालन करते हुए मुझे सारे दस्तावेज की कॉपी चाहिए। तो वो क्या करेगा, एक कॉपी देगा, और जिन जिन चीज़ों की कॉपी देगा उनके पर प्रति के हिसाब से उन्हें पैसा भी देना पड़ेगा। फ़ोटोकॉपी का 2 रुपये चार्ज है, वीडियो का 50 रुपये है। तो जो डिस्क है उसके हिसाब से चार्ज जो है वो तय किया गया है। आगे मैं आपको चार्ज के बारे में बताऊँगा कि किस तरीके से चार्ज लिया जाएगा। अभी जान लो कि ये सूचना आयुक्त जो सूचना आरटीआई जिसे हम लोग कहते हैं ना, तो सूचना जो है वो आरटीआई जो है वो है क्या, ये जान रहे हैं। इसके बाद अभिलेख में क्या शामिल है ये तो मैं बता दी हूँ ना, अभिलेख में हर चीज़ शामिल है भाई, हर चीज़। ठीक है, तो इसको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी नहीं देखना है यहाँ पे फालतू। हाँ, अब देखो यहाँ पे आते हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार ने निम्न विभाग कार्यालय को इस नियम की परिधि से बाहर रखा है। जैसे कि आप लोग आरटीआई लगाते हो ना, सूचना का अधिकार लगाते हो, आरटीआई लगाते हो, तो आरटीआई जो है वो पुलिस अधीक्षक के ऊपर नहीं लगाया जा सकता। नक्सली गतिविधि के ऊपर भी अगर आप दस्तावेज मांगोगे आरटीआई लगा के तो आपको नहीं मिलेगा।
जैसे आप आर्मी के ऊपर RTI लगा के मांगोगे तो वहाँ भी नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों को बाहर रखा गया। समझ में आ गया? जो चीज़ें संवेदनशील हैं उनके ऊपर आप RTI नहीं लगा सकते। फिर अभिलेख जिनका प्रकटन विस्तृत लोकहित में नहीं माना गया। अब ये लोकहित में नहीं माना गया क्या है? अब जो चीज़ गोपनीय है भाई, अब उसको आपको नहीं दिखाया जा सकता, उनके लिए आपको RTI नहीं लगाना है या आपको लगाने का मौका भी नहीं मिलेगा। भाई RTI आप लगा ही नहीं सकते है ना, कुछ चीज़ों जो गोपनीय चीज़ें हैं उन पर। जैसे राव जो है वो काम कर रहा है, अब आप पूछ रहे हो कि राव क्या काम कर रहा है, हमें RTI लगाना है और RTI लगा के हमें इसकी जानकारी जानना है, तो वहाँ पर RTI आप नहीं लगा सकते। यही चीज़ है इसमें, ये एकदम विस्तार से बताया, तो विस्तार से हमें नहीं जानना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेंगे नहीं, जहाँ से बनेगा वहीं पे देखेंगे। अधिनियम का पालन सुनिश्चित करने की व्यवस्था क्या है? तो यहाँ पे धारा जो 5 दिया है के तहत कार्यालय, विभाग, लोक सूचना अधिकार तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी नामांकित किए जाते हैं, और इसके लिए अगर आपको कहीं पे अपील करना है तो आप अपील भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि कोई भी सूचना निःशुल्क प्राप्त नहीं होना है, निःशुल्क प्राप्त नहीं होना है ना, तो नहीं होगी कह रहे। इसके लिए आवेदनकर्ता को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा तथा उसके साथ 10 रुपये शुल्क भी क्या करना है, जमा करना होगा। जब भी आप आवेदन करोगे तो आवेदन करने के साथ साथ आपको जो सूचना के अधिकार है उसके नियम के तहत आपको 10 रुपये भी शुल्क जमा करना पड़ेगा। फिर आवेदन पूर्ण विवरण के साथ सादे कागज पर प्रस्तुत किया जा सकता है। आवेदन स्वयं प्रस्तुत किया जा सकता है अथवा डाक विभाग से भी भेजा जा सकता है। डाक से भेजने की स्थिति में आवेदक या जो आवेदन करने वाला है ना, आवेदन के साथ 10 रुपये का नाम जुडिशियल स्टाम्प संलग्न करना होगा। नगद जमा करने के मामले में भी पावती दी जाएगी। आवेदन का निराकरण कैसे होगा? तो ये धारा जो है वो 7 के तहत होगा। धारा 7 के उपधारा 1 के अधीन शुल्क जमा करने के दिनांक 30 दिन के भीतर इसका क्या किया जाएगा, निराकरण किया जाएगा। चाही गई सूचना उपलब्ध कराई जाएगी अथवा उपलब्ध नहीं करा पाने के कारण जो पैसा आपने जमा किया है या जो आपने मांगा है उनकी जानकारी के संबंध में किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से है, वहाँ अनुरोध करने पर 4 सेकंड या 4 घंटे कह सकते हो, 4 घंटों के भीतर भी उपलब्ध कराई जा सकती है। आवेदन का निराकरण कैसे होगा? तो आवेदन का निराकरण, यदि अभिलेख की छाया प्रति चाही गई A4 A3 फ़ोटो में आपको मिलेगा और आपको पर प्रति के हिसाब से 2 रुपये देना पड़ेगा, 2 रुपया पर प्रति के हिसाब से देना पड़ेगा। आवेदक 3 दिन के अंदर जमा करना पड़ेगा और जो पैसा है वो 3 दिन के अंदर आपको जमा करना पड़ेगा। यदि आवेदक दस्तावेज का अवलोकन करना चाहता है तो 1 घंटे या उससे कम समय के लिए 50 रुपये का और पश्चात हर 15-15 मिनट के लिए 25 रुपये के मान नगद आपको क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकली पॉइंट है जिसे आपको समझना है। चलो आगे देखें। 50 रुपये कब करना है? 1 घंटे के लिए 50, उसके बाद हर 15 मिनट के लिए 25 रुपये आपको देना पड़ेगा। आगे देखो, यदि आवेदक किसी सामग्री के प्रमाणित नमूना लेना चाहते हैं तो नमूने को निर्धारित लागत जमा करेगा। जहां ऐसी सूचना का भंडार कंप्यूटर में किया गया है तो ऐसी सूचना के जो डिस्क या फ्लॉपी है उनके लिए भी क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, कितना पैसा देना पड़ेगा? तो 50 रुपये प्रति डिस्क या फ्लॉपी के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। देखो डिस्क जो है वो एक बड़ा वाला होता है और फ्लॉपी किसे कहते हैं, जो छोटा होता है उसे फ्लॉपी कहते हैं ना, छोटे टेप को। तो उसमें अगर आपको रिकॉर्डिंग के तौर पे चाहिए तो आपको उसके लिए 50 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। अगर ये कंप्यूटर या किस में सेव है, कंप्यूटर या किसी ड्राइव या कहीं भी सेव हो तब की बात है ये। शुल्क से मुक्त मतलब पैसा कब नहीं लगता है? अगर वो गरीब परिवार से है तब आवेदन करेगा तो उनको कोई भी पैसा नहीं लगेगा। अब अपील यहाँ पे दिया हुआ है, प्रथम अपील कब किया जा सकता है, द्वितीय अपील है ना, तो अपील के बारे में जान लेते हैं। धारा 7(1) के उपधारा 3 के खंड क के निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सूचना प्राप्त नहीं होती अथवा राज्य लोक सूचना अधिकारी के विनिश्चय से संतुष्ट नहीं है तो 30 दिन के भीतर 50 रुपये शुल्क के साथ अपील प्राधिकारी को प्रथम अपील की जा सकती है। देखो अपील, प्रथम अपील कब होगा? वो जो किया है उसे प्रथम अपील नहीं माना जाएगा। उसके बाद
अगर आपको सूचना दिया गया है, सूचना से आप संतुष्ट नहीं है, तब आप 50 रुपये, 10 रुपये शुल्क हम पहली है। अब जब दूसरा आप अपील करोगे तो आपको 50 रुपये इस बार शुल्क देना पड़ेगा, और 50 रुपये शुल्क देने के बाद ही आप प्रथम अपील कर सकते हैं। अपील का शुल्क नकदी में जमा किया जा सकता है अथवा अपील के ज्ञापन के साथ नॉन जुडिशियल स्टाम्प संलग्न किए जा सकते हैं। यदि पर्याप्त कारण हो तो तथा अपीलीय प्राधिकारी का समाधान हो जाए तो 30 दिन के भीतर भी अपील ग्राहक की जा सकेगी। प्रथम अपील विभागीय अपील प्राधिकारी द्वारा सुनी जाएगी। अपील के निराकरण अपील प्राप्त किए जाने से 30 दिन के भीतर और अधिकतम 45 दिन के भीतर किया जा सकता है। अब द्वितीय अपील कब किया जाएगा? तो द्वितीय अपील 100 रुपये शुल्क जमा करना है और 90 दिन के भीतर राज्य सूचना आयोग को की जा सकती है। देखो, 3 महीने पहले मतलब 90 दिन के अंदर आपको द्वितीय अपील करना है। राज्य सूचना आयोग पर्याप्त कारण से देरी से की गई अपील को भी ग्राहक कर सकता है। अब यहाँ पे वही सारी चीज़ें 30 दिन के अंदर फिर उसका निराकरण होना चाहिए, तो इसमें सब चीज़ वही लिखा रहेगा। तो सेम है, तो मैं इसको हटा देता हूँ ना। अधिनियम कहाँ कहाँ प्रभावित है? तो ये जो अधिनियम है राज्य सरकार के सभी कार्यालय, शासन द्वारा नियंत्रित या वित्त पोषित समस्त निकाय में, गैर सरकारी संस्था, शासन या, देखो गैर सरकारी कह रहे हैं जो प्राइवेट सेक्टर, वहाँ भी आप अपील कर सकते हैं। शासन या उसकी किसी संस्था से वित्त पोषित है अनुदान के रूप में, जिसका प्रति वर्ष वार्षिक टर्नओवर 50,000 या उससे टर्नओवर 50%, इनमें से जो भी कम हो के बराबर है पर सूचना अधिकार अधिनियम 2005 लागू होता है। तो गैर सरकारी संस्था पे जो कह रहा है ना प्राइवेट सेक्टर, तो जो सरकार के अंदर काम कर रहा है इनकी बात कर रहा है। सरकार के बाहर वाले में आप RTI जैसे लगाते हो तो वहाँ पे वो जो जानकारी है उसे क्या करेगा, आपको नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पे वो कह देगा कि भाई इससे हमारा नुकसान हो सकता है, कुछ हो सकता है, इसलिए ये ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर पर ही लागू होता है, प्राइवेट सेक्टर पर लागू नहीं होता है। यहाँ पे कहा नहीं है कि आपको प्राइवेट सेक्टर पर लगाना है या नहीं लगाना है ना। तो ये जो एक पॉइंट है यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के लिए सरकार ने नियम तो बताया नहीं है, लेकिन गैर सरकारी संस्था का जिक्र यहाँ पे कर दिया है। इसका मतलब ये है कि कुछ हद तक के जो सरकार के हैं ना, सरकार के अंदर काम करें, उन पर आप RTI लगा सकते हो। तो ये था RTI के मुख्य जानकारी जो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया। RTI से अगर प्रश्न बनते हैं तो इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। बस आपको इतना ध्यान देना है कि RTI अधिनियम कब लागू हुआ था, है ना, 2 अक्टूबर 2005 वाला डेट डालना, 11 मई वाला भी याद रखना, और कितने रुपए फ्लॉपी डिस्क के लिए लग रहे हैं, कितने रुपए प्रथम अपील में लग रहा है, द्वितीय अपील में कितना रुपये जमा करना है, कितने दिन के बाद इसका निराकरण होगा। तो ये सारी चीज़ें बस आपको जानना है।